स्वागत है आपका के इको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम में इनकम मेथड। राष्ट्रीय आय में हम आज आय विधि करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इनकम मेथड आय विधि। आय विधि में हम राष्ट्रीय आय गणना कैसे करते हैं कि एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा देश के अंदर व बाहर जो अर्जित साधन आय है उसके जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात जो हमारे साधन हैं उनकी अगर आय को हम जोड़ लें, चाहे वो देश के अंदर से प्राप्त हो रही हो या देश के बाहर से प्राप्त हो रही हो, उसके जोड़ को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इस विधि से जो राष्ट्रीय आय गणना करने की जो हमारी विधि है उसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? स्टेप फर्स्ट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जो हमारे उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ से हमारे साधन आय प्राप्त करते हैं उनकी पहचान करना और उनका वर्गीकरण करना। तो इस स्टेप में हम जहाँ जहाँ उत्पादन होता है, जहाँ से वो आय प्राप्त करते हैं, उस हिसाब से हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि व कृषि संबंधित क्रियाओं से संबंधित होता है। इसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें उद्योग क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें कच्चे माल से निर्मित माल को तैयार किया जाता है। टर्शियरी सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं व गैर भौतिक वस्तु के उत्पादन को शामिल किया जाता है, जैसे प्रशासन की सेवाएं, पुलिस की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं इत्यादि। नाउ सेकंड स्टेप हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। तो जो हमारी साधन आय है वो किस किस रूप में साधन प्राप्त करते हैं, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। नाउ इसमें फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। इसमें हम क्या शामिल करते हैं? नगद मजदूरी तथा वेतन, कैश वेजेस और सैलरी। किस्म के रूप में आय, पेमेंट ऑफ काइंड्स। बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको नगद मजदूरी के साथ साथ जो कंपनी होती है वो इंसेंटिव देती है, टूर दे देती है, मकान दे देती है खरीद करके, किराया कार वगैरह दे देती है, इस प्रकार के गिफ्ट या इंसेंटिव देती है। तो किस्म के रूप में मजदूरी होती है। फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों की योगदान। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो हमें काम देते हैं, वो हमारी सैलरी में से कुछ भाग काट करके हमारी भविष्य निधि में जमा करते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, जीपीएफ हो गया, इनमें जमा करते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, वो इसमें शामिल होता है। नाउ सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं परिचालन अधिशेष। ये होता क्या है कि कर्मचारियों का वेतन वगैरह देने के बाद कच्चे माल, मध्यवर्ती उपभोग, इन सब की लागत को घटाने के बाद जो उद्यमशीलता का लाभ बचता है, जो उद्यमी का लाभ बचता है, उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। इसमें क्या शामिल करते हैं हम? लगान, किराया या रॉयल्टी, ब्याज, लाभ। लाभ में हम सभी प्रकार के शामिल करेंगे: लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। अवितरित लाभ वो होते हैं जो अभी तक बांटे नहीं गए हैं उद्यमियों द्वारा अपने शेयरधारकों को। इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय बोलते हैं इसको हम। मिश्रित आय क्या होती है? ये एकल स्वामित्व जो उद्योग होते हैं जिन पर एक ही स्वामी का अधिकार होता है, वहाँ जनरेट ज़्यादा होती है। ये होती क्या है? ये इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें जो उद्यमी होता है, जो उत्पादक होता है, वो स्वयं काम करता है। हम उसकी इनकम को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसान है, उसकी खुद की ज़मीन है, उसने खुद की ज़मीन पर खुद की पूंजी द्वारा खेती की, तो जो उसको इनकम हुई उसको हम क्या मानेंगे? भूमि का लगान मानेंगे, पूंजी का ब्याज मानेंगे या उसका वेतन मानेंगे। हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो उस आय को मिश्रित आय कहा गया है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसने अपनी पूंजी के द्वारा अपना क्लिनिक ओपन किया, तो क्लिनिक से जो उसको आय होगी हम उसको क्या मानेंगे? उसकी सैलरी मानेंगे, उसका ब्याज मानेंगे, उसका किराया मानेंगे या उसका लाभ मानेंगे। तो यहाँ पर इस इनकम को अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम या मिश्रित आय कहते हैं। नाउ इसके बाद आती है स्टेप थर्ड, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट करना या उसकी गणना करना।
अगर हम देश की भौगोलिक सीमाओं में अर्जित साधन आय को जोड़ें तो हम शुद्ध घरेलू आय को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो हमने ऊपर 3 कंपोनेंट्स लिए हैं, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ दें हम, तो हमारे पास क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी आएगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ हम जीडीपी नहीं निकालेंगे, जीडीपी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम आय की बात करते हैं तो इसमें मूल्य ह्रास नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद आएगा साधन लागत पर। तो हम क्या क्या करेंगे इसमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। नाउ एनएनपी एट एफसी को ज्ञात करने के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी घरेलू आय होती है उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध असाधन आय को जोड़ देते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है? देखिए, कुछ भारतीय ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते हैं और कुछ विदेशी भारत में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो विदेशी काम करते हैं वो आय यहाँ जनरेट करते हैं और अपनी आय का कुछ भाग अपनी होम कंट्री में या अपने घर भेजते हैं। इसी प्रकार से जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं वो अपनी आय वहाँ जनरेट करते हैं, लेकिन उसका कुछ भाग अपने देश भेज देते हैं। तो उसका जो नेट डिफरेंस होता है उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, विदेशों में शुद्ध साधन आय कहते हैं। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमें एनएनपी एट एफसी प्राप्त हो जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये साधन लागत पर है। अगर हम इसे बाजार लागत पे प्राप्त करना चाहें, बाजार कीमतों में प्राप्त करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, इसी एनएनपी एट एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, क्योंकि बाजार कीमतों पर जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होते हैं और सब्सिडी शामिल नहीं होती। थैंक यू।